क्लास शुरू कर लेते हैं। हम हिंदू लॉ की क्लास शुरू करेंगे आज। हिंदू लॉ जो है आपका एक लॉ का अच्छा सब्जेक्ट है, और ये जो आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब भी आपको हिंदू लॉ काफ़ी सही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवोर्स केस होते हैं, ठीक है, एलिमनी के केस होते हैं, वो सारे इसी एक्ट के अंदर आते हैं। तो यही आपका एक मेजर सब्जेक्ट है जो हिंदू लॉ है। अब बी एल एल बी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ होती है कि पहली बार लॉ का सब्जेक्ट दे रहे हैं तो सर पेपर कैसे करेंगे। तो आपको तो लगभग सब चीज़ें पता ही हैं। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आपका माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है तो आपके पास 32 सीट की बुकलेट आती है। अगर आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है तो आपकी 28 पेज की बुकलेट आती है, आंसर बुकलेट जो आती है लिखने के लिए। आपको कोशिश ये करनी है एग्ज़ाम में कि अगर आपके 28 पेज की बुकलेट है तो 25 कम से कम आप भर दें। 32 पेज की बुकलेट आती है तो भी 25 प्लस यानी कि 27 तक पेजेस आप भरें। अब यहाँ पे पेजेस भरने को कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ भी लिखे आएंगे तो सीसीएस यूनिवर्सिटी या मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के टीचर हमें मार्क्स दे देंगे। तो सीटें ऐसे नहीं भरनी कुछ भी लिखे हैं। अगर आप कंटेंट से जुड़ा हुआ कोई भी आइटम अगर लिखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट पूछा है तो हिंदू मैरिज के बारे में कुछ लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैरिज पूछा डाइवोर्स के बारे में लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर है, प्रोफेसर है, बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन इनका बेसिकली फोकस क्या है, बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ये नहीं बच्चों को फेल करना है या बैक लगानी है। ये कोशिश ये करते हैं अपनी पूरी एफर्ट्स के मैक्सिमम बच्चों को पास कर दें। तो मैक्सिमम बच्चों को जब अगर ये पास कर देते हैं तो इनका यही मेन मकसद रहता है। अभी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने पिछले साल से एक नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस की है 2024 से, ग्रेस मार्क्स। अब आपके अगर 2-3 मार्क्स कम रह जाते हैं, मैक्सिमम 5 तक आपको ग्रेस मार्क्स देती है सीसीएस यूनिवर्सिटी, पास कर देती है। तो इसका बेसिकली फोकस ये है कि अधिक से अधिक बच्चे लॉ ग्रेजुएट हो, पास हो। इनका ये फोकस नहीं है कि आप बार बार जो है फीस भरते रहें। लेकिन कुछ बच्चे इस चीज़ को गलत ले जाते हैं और बोलते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो बस सीटें भर दो तो पास हो जाओ। लेकिन कंटेंट लिखना पड़ेगा। आज की जो क्लास रहेगी हमारी हिंदू लॉ की रहेगी। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा सबसे पहले कि आंसर राइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है आंसर का, और किस तरह से एग्जामिनर को पसंद है आंसर को चेक करना या आंसर लिखना। तो आपको सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो कोशिश करनी है कि आंसर को इंट्रोडक्शन से शुरू करें। सबसे पहले हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन आनी चाहिए। उस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट पूछा है, टॉपिक पूछा है, उसका आप इंट्रोडक्शन दे दो। जब आप उसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दोगे तो 5-6 लाइन का, 7 लाइन का, 8 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया, आधे पेज का इंट्रोडक्शन हो गया, एक पेज का भी हो सकता है, जैसे आपका पकड़ है क्वेश्चन के ऊपर। फिर आप उसके जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, जो भी पूछा गया है, आप उसके 8 से 10 पॉइंट बना लो। देखो हमेशा ना क्वेश्चन जो है, आंसर जो है पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं, छोटे छोटे पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ की एक हेडिंग। उसमें क्या है कि आप ब्लैक पेन का यूज करो हेडिंग को लिखने के लिए, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और एक हेडिंग देख के ही वो आपको मार्क्स दे देगा, आपका पूरा आंसर भी नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो बेस्ट आता है उससे पेपर स्टार्ट करें। कुछ बच्चे सीरियल में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सेक्शन ए बी सी। कुछ बच्चे उल्टा अटेम्प्ट करते हैं, पहले सी फिर बी फिर ए। कुछ बच्चे पहले बी करते हैं फिर सी करते हैं फिर ए करते हैं। तो सबका एक तरीका है अटेम्प्ट करने का। अब तक आप तरीका अपना डेवलप कर चुके हो और वही बेस्ट तरीका आप यूज करते रहो। पर अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ भाई, सबसे पहले तो आप सी सेक्शन को अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपका कोई भी 20 नंबर का क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि सीधा 20 का लॉस होगा अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो। फिर उसके बाद आप बी सेक्शन को अटेम्प्ट कर लो क्योंकि वो 10 मार्क्स है, छूटा तो 10 का लॉस होगा। फिर लास्ट में आप आ जाओ ए सेक्शन जो 4 मार्क्स है, अगर छूट भी गया तो 4 मार्क्स का ही लॉस होगा, जो इतना बड़ा लॉस है नहीं, उसको आप कहीं ना कहीं झेल लोगे। तो ये एक तरीका मैंने जो सोचा है पेपर देने का वो मेरी तरीके से, लेकिन आपका जो बेस्ट मेथड है जो अब तक आप फॉलो करते आए हो, उसी बेस्ट मेथड से आप अपने को अटेंड करो। मतलब उसी बेस्ट मेथड से आप अपना अटेंड करो, उसको चेंज मत करो। अब हिंदू लॉ का हमारा सब्जेक्ट है, तो देखो हिंदू लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने में। बेसिकली हिंदू जो लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति से इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर कर रखी, सीख रखी है, तो उनके लिए इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो हिंदू नहीं है उनके लिए भी तो लॉ है, मुस्लिम के लिए भी है, मुस्लिम बच्चे भी हैं जो हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। इन कंपैरिजन ऑफ मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ पढ़ने में अच्छा सब्जेक्ट है, उसको आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है। अब पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही क्लास में पूरा सिलेबस डिस्कस कर दें। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूं मैं आपको, क्या क्या आपको एग्जाम में आता है, क्या क्या पूछा जाता है। आपको अगर आंसर हिंदू लॉ के तैयार करने हैं तो आपके पास बेस्ट मेथड क्या है तैयार करने का, कि आपने रिसर्च करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं मानसी, लॉ गुरु, इस जैसे किताबें पढ़ते हैं। वो किताबें बिल्कुल आपको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो किताबें बिल्कुल अच्छी नहीं है।
उन किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो हिंदू लॉ में क्या है कि आपको जब आंसर लिखोगे ना, तो आपको उस आंसर को तैयार कैसे करना है, तो लॉ गुरु और मानसी जैसे किताबों को आपको फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो किताबें सही नहीं है, उसके आंसर बिल्कुल बढ़िया नहीं है। आपको उस आंसर को कहाँ से निकालना है, आपको गूगल पे आंसर सर्च करना है। गूगल पे बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स हैं जो हमारे जैसे प्रोफेसर जो डॉक्टरेट किए हुए, पीएचडी किए हुए, वो लिखते हैं आंसर। वहाँ पे भी आपको आंसर ऐसे नोट नहीं करना, उस आंसर को पढ़ के अपने पॉइंट बना लेने हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े आंसर लिखते हैं, मतलब 10-10 पेज के, इतने बड़े बड़े डिस्कशन आपको लिखने नहीं है, छोटा करके लिख देना है। फिर भी अगर आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे भी पीडीएफ ले सकते हैं, मेरे पास भी पीडीएफ है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर रखे हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे एजुकेटर ऑफ दिल्ली के ऊपर। लेकिन मैं अभी भी और भी फ्रेश वीडियो डालने वाला हूँ, जिसको मैं कवर करूंगा इन्हीं क्वेश्चंस को। लेकिन आपको उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करके उसके आंसर तैयार करने हैं, और 80% जो है पेपर आपको उसमें से आ जाएगा, 80 to 100% पेपर। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट सेट होता है तो भी 70% पेपर की गारंटी है, 60-70% पेपर आ जाएगा। अब जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, अब आपने ये तो पढ़ लिया हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, लेकिन आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो है कि भाई हिंदू लॉ आया कहाँ से, कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो हिंदू लॉ को जन्म दे रहे हैं। तो सोर्सेस क्या है, देखो हिंदू कौन है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हु इज हिंदू, जिसके लिए हिंदू लॉ बना है। तो हमारे इंडिया के अंदर हिंदू के परिभाषा में कौन कौन इंक्लूड है, हिंदू, जैनी, बुद्धिस्ट, सिख, ब्रह्म समाज वाले, प्रार्थना समाज वाले, और वैश्वेश, लिंगियात, ये सारे लोग, संस्थान, ये सारे लोग कौन है, हिंदू हैं। इन सबको हिंदू में कवर किया गया। ठीक है। इसके अलावा हिंदू लॉ का जन्म कैसे हुआ, हिंदू लॉ आया कहाँ से, हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ के कुछ एशियंट सोर्सेज है और कुछ मॉडर्न सोर्सेज है। अगर हम एशियंट सोर्सेज की बात करें तो पुराने टाइम में क्या होता था कि श्रुतियाँ होती थी। देखो पुराने टाइम में लिखने का कोई तरीका होता नहीं था। जो हमारे ऋषि मुनि महान लोग होते थे ना, वो अपनी बातें बताते थे, अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, प्रवचन देते थे। उन प्रवचन को जो शिष्य याद रखता था वो श्रुति, श्रुति मतलब जो आपने सुना, सुना हुआ आपके पास रह गया, उसको कहीं ना कहीं आगे जनरेशन टू जनरेशन जो आगे बढ़ता रहा, तो उससे हिंदू लॉ जन्म हुआ। दूसरा स्मृति, स्मृति का मतलब है बहुत सारी बातें हमारे गुरुजी ने बताई, लेकिन हमें सारी बातें तो याद नहीं रही, उसमें से कुछ बातें हमें याद रह गई, जो हमारी स्मृति में रह गई याद, वो हमारा लॉ बन गया। उसे कहते हैं हम क्या, हिंदू लॉ। फिर समय आया जब किताबें लिखी जाने लगी, वेद पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, और ये सब लिखे जाने लगे। ठीक है, जिसे हम डाइजेस्ट और कमेंट्री, जैसे मनुस्मृति एक कमेंट्री है, तो वहां से भी हिंदू लॉ निकला, वहां से भी हिंदू लॉ ने कई चीजें सीखी। इसके अलावा जो हमारे घर परिवार में जो कस्टम्स होते थे, कल्चर्स होते थे, वो भी हिंदू लॉ का पार्ट है। तो ये सारी चीजें हिंदू लॉ के अंदर कवर्ड है। अगर ये तो हुए एशियंट सोर्स, अगर आज के टाइम की बात करें कि भाई मॉडर्न सोर्स कौन कौन से हिंदू लॉ के, तो मॉडर्न सोर्स की बात करें तो आज का हिंदू लॉ जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस, ये 3 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। सबको न्याय मिलना चाहिए, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, गुड कंसाइंस, सबको व्यवहारशील होना चाहिए। फिर हिंदू लॉ का एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है जो मॉडर्न में आता है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब जो अदालत इतने सालों से जो केसेस सुनते रहे और फैसले देते रहे, उस हर फैसले से हिंदू लॉ में कुछ ना कुछ एडिशन चेंजेस होते रहे। फिर लेजिस्लेशन, हमारे संविधान ने भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। संविधान भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदू लॉ को बनाने में। तो ये सारे आपके सोर्सेज हो गए, जिसको आपको एग्जाम में जब लिखोगे डिटेल में लिख देना। अब आपसे अगर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पूछा जाए, तो स्कूल तो दो है हमारे, मिताक्षरा और दयाभागा, दो इंपॉर्टेंट स्कूल है हिंदू लॉ के। अब मिताक्षरा और दयाभागा में बेसिकली फर्क क्या है। मिताक्षरा स्कूल एक इंपॉर्टेंट हिंदू लॉ का स्कूल है, जिसमें यज्ञवल्क्य में इसके बारे में लिखा हुआ है। यज्ञवल्क्य जो हमारी स्मृति है, वो मिताक्षरा के बारे में बताती है। इसमें बताया गया है कि वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के पूरे भारत में मिताक्षरा एप्लीकेबल होता था एक टाइम पर, मतलब सारे भारत के लोग मिताक्षरा को फॉलो करते थे। अब मिताक्षरा में प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि मिताक्षरा में जो प्रॉपर्टी होती है उसमें केवल जो पुरुष होता है वो हिस्सेदार होता है। इसमें महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी जाती मिताक्षरा के अंदर। मिताक्षरा कहता है कि परिवार में एक कर्ता होना चाहिए, जो परिवार का हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो हर चीज को संभालेगा, हर लॉसेस को कवर करेगा, और सब उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करे। महिलाएं जो होती है परिवार की, उनकी जिम्मेदारी है बच्चे पालना, बच्चों की अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करना, देख रेख करना, खाना पीना बनाना।
और हस्बैंड को सेवा करना, ये। अब जब दया भागा स्कूल आया, दया भागा स्कूल उस समय शायद असम और वेस्ट बंगाल में भी एप्लीकेबल था, और भी कई जगह था, ये इंडिया में काफ़ी जगह था। इसकी भी कोई स्मृतियाँ हैं, जैसे ये इसमें जो इनहेरेंट और पार्टीशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो वुमेन्स हैं उनको मेंटेनेंस का अधिकार है, वो अपने लीगल हायर से मेंटेनेंस ले सकती है, मतलब उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था है इसके अंदर। जबकि मिताक्षरा के अंदर मेंटेनेंस की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, वहां पर वुमेन्स को डिपेंडेंट बताया गया, अगर वुमेन्स जो है पति की सेवा करेगी, परिवार के लिए खाना बनाएगी, तो उसको भी खाना मिल जाएगा। इस तरह की चीजें बताई गई है वुमेन्स के, तो बेसिकली वुमेन्स का ही बेस डिफरेंस है दोनों के बीच। अब अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लगातार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, वाइड और वाइडेबल मैरिज। ठीक है, और हिंदू मैरिज कब वाइड हो जाती है? जो ये वर्ड है वाइड, इस वर्ड का क्या मीनिंग है बताइए, वर्ड का क्या मीनिंग है, जिसको भी पता है एक बार बताओ, वाइड का क्या मीनिंग है? सर वर्ड का मतलब कि शुरू से ही वैलिड नहीं था। हाँ, वाइड मतलब जो गैर कानूनी, जो इलीगल है, जो वैलिड नहीं, वो वाइड। तो सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि जहाँ पर भी हिंदू शादी हिंदू रिलीजन के हिसाब से नहीं हुई है, हिंदू संस्कारों के हिसाब से नहीं हुई है, हिंदू सेरेमनी के हिसाब से नहीं हुई है, वहाँ पे वो मैरिज वाइड हो जाएगी। जैसे हिंदू मैरिज क्या कहता है, हिंदू संस्कार क्या कहता है शादी के लिए, एक अग्नि होनी चाहिए पवित्र यज्ञ की, 60 फेरे होने चाहिए, कस्मे का एक्सचेंज होना चाहिए, और कन्यादान होना चाहिए। तो ये सारे रिचुअल्स पूरे होंगे, तब एक मैरिज जो है वैलिड हिंदू मैरिज बनेगी। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर में गए मूर्ति के सामने माला का एक्सचेंज कर लिया, तो वो शादी नहीं, वो वाइड मैरिज कहलाती है। और एक वैलिड मैरिज कौन सी होती है, जिसमें सारे रिचुअल्स को पूरा किया जाता है, वो वैलिड मैरिज है। तो सेक्शन 5 कहता है एक मैरिज का वैलिड मैरिज होती है जब 7 फेरे किए जाए। ठीक है, सतपदी, यानी कि 7 फेरे किए जाए, पूरे रिचुअल्स कस्टम्स को फॉलो किया जाए, कन्यादान होना जरूरी है, तभी एक शादी जो है वैलिड मैरिज होती है। इसके अलावा शादी करने वाले जो दो लोग हैं, जो स्पाउस है, दोनों हिंदू धर्म से होने चाहिए। ठीक है, और दोनों पहले से शादीशुदा ना हो, मतलब उनकी कोई पहले शादी बीवी हो तो वो जिंदा ना हो। ठीक है, दोनों अनसाउंड माइंड ना हो, दोनों माइनर ना हो, माइनर बच्चों को भी शादी अलाउड नहीं है, और मेंटली डिसऑर्डर ना हो। ऐसे लोग अगर शादी कर रहे हैं तो वो शादी नहीं कहलाएगी। शादी के लिए इंडिया में एक एज भी बताई गई है, लड़का 21 साल, लड़की 18 साल, ये सरकार का कानून है और जो चलता है। तो ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी तो मैरिज जो है एक वैलिड मैरिज बन जाएगी। अब एक शादी कब वाइड हो जाती है, कब गैर कानूनी हो जाती है? जब वो प्रॉपरली सोमलाइज ना हो, मतलब एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, तो वो वाइड मैरिज में चली जाती है। जहाँ पे शादी जो है क्लोज रिलेटिव में हो जाए, जैसे हमारे हिंदुओं में क्या बोला है, 4 गोत्र बताने बचाने और खून का रिश्ता बचाना है, उसमें शादी नहीं करनी। अगर उसमें शादी हो जाती है तो वो वाइड हो जाती है। जैसे कजन की मैरिज, ठीक है, वो अलाउड नहीं है, वो मैरिज जो होगी वो वाइड हो जाएगी। इसके अलावा अंडर एज मैरिज, बच्चों की अगर कोई शादी कर रहा है, जैसे बहुत सारे हिंदू कर लेते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड मैरिज है। फिर पॉलीगैमियस मैरिज, ऐसी जो एक बीवी के जिंदा रहते दूसरी बीवी से शादी कर ले, दूसरी बीवी या दूसरा पति, तो वो पॉलीगैमियस मैरिज होती है, जो अलाउड नहीं होती। इसके अलावा हिंदू मैरिज जो है होमोसेक्सुअल मैरिज को भी वैलिड नहीं मानती। होमोसेक्सुअल मतलब जो गे मैरिजेस होती हैं, लेस्बियन मैरिजेस होती हैं, ये सब शादियां हिंदू मैरिज में वैलिड नहीं है। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें शादी की जाती है। इसके अलावा मुस्लिमों की शादी, या हिंदू की मुस्लिम से शादी, या मुस्लिम की हिंदू से शादी भी हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड नहीं है। अगर ऐसी मैरिज करनी है आपको तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करनी पड़ेगी। फेरे ले सकते हो आप, कस्में वादे सब कर सकते हो, लेकिन फिर भी शादी वैलिड नहीं हो, क्योंकि एक बंदा हिंदू है, एक बंदा मुस्लिम है, इसलिए दोनों हिंदू होना जरूरी है। अब एक शादी कब वाइडेबल हो जाती है, देखो शादी जिस समय हुई थी उस समय तो वैलिड थी, लेकिन बाद में जाके किसी कारण से वो इनवैलिड हो गई, मतलब आगे चल के इनवैलिड हुई, तो सेक्शन 12 लग जाता है इसके ऊपर। तो सेक्शन 12 कहता है जब मैरिज हो रही जब तो वैलिड थी, लेकिन बाद में वो इनवैलिड हो गई। बाद में कैसे इनवैलिड हो गई, मान लो बाद में ये राज खुल गया कि जो पति था वो पहले से गांव में एक बीवी रखता था, और शहर में उसको दूसरी औरत से प्यार हो गया से शादी कर दी। तो जिस दिन ये राज खुलेगा उस दिन शादी इनवैलिड हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी, इसे कहते हैं वॉइडेबल। जो पहले वॉइड थी बाद में वॉइडेबल हो गई। जहां पर दूसरी पार्टी को जबरदस्ती फोर्सफुली शादी में बैठाया गया हो, शादी कराई गई हो, लेकिन शादी के टाइम पे ये बिल्कुल डिस्क्लोज ना हो, बाद में डिस्क्लोज हो जाए, तो जिस टाइम डिस्क्लोज होगा उस टाइम से शादी जो है वॉइडेबल हो जाएगी। ठीक है, बिना कंसेंट के या मिस्टेक से कंसेंट ले लियो। ए बी से शादी करना चाहती थी, ए बी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा
कि बी से शादी कर दी, लेकिन हकीकत में उसकी शादी सी से हो रही थी, मतलब बड़े भाई से हो रही है उसने सोचा, लेकिन छोटे से हो गई। तो ये भी मिस्टेक वाली शादी अवॉइडेबल हो जाती है। ठीक है, कुछ भी हुआ होगा जिस वजह से ऐसा हो गया, मैंने एग्जांपल ही दिया है जस्ट आपको। या कोई व्यक्ति जो पागल हो, मेंटली डिसऑर्डर हो, उसकी कोई शादी कर देती, लड़की जो है मेंटल डिसऑर्डर थी, पागलपन के दौरे पड़ते थे, लेकिन माँ बाप को शादी करनी थी, माँ बाप ने जबरदस्ती उससे शादी कर दी। तो ऐसी शादी क्या कहलाएगी? ऐसी शादी अवॉइडेबल कहलाएगी। ये अवॉइडेबल मैरिज है। क्यों अवॉइडेबल मैरिज है? क्योंकि शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाएगी तो राज खुलेगा। खुलेगा तो भाई लड़का थोड़ा ना पागल औरत को कब तक बर्दाश्त करेगा, जिसको दौरे पड़ते हो, पागल हो, परमानेंटली मेंटल हो, तो वो तो तलाक मांगने जाएगा ना कोर्ट। तो ये शादी की तलाक मांगने की भी जरूरत नहीं है, ये शादी अवॉइडेबल है। क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट एक्ट के अंदर ये बताया गया, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनफिट है शादी के लिए, उसकी शादी अगर हो जाती है तो वो अवॉइडेबल कहलाती है। अब एक पार्टी जो है किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो ट्रांसमिटेबल सेक्सुअल डिसीज है, जैसे एड्स वगैरह है, एक पार्टी को, तो ऐसी शादी भी इनवैलिड हो जाती है, अवॉइडेबल हो जाती है। या दूसरी पार्टी को बाद में पता लगे इसको ऐसी बीमारी जो साथ रहने से फैल सकती है और जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मौत भी हो सकती है, तो ऐसी शादी भी अवॉइडेबल मैरिज हो जाती है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड अवॉइडेबल मैरिज? तो ये आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, डिफरेंस भी पूछता है एग्जाम में। अब अगला मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम डाइवोर्स की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डाइवोर्स। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है डाइवोर्स। तो डाइवोर्स कहाँ कवर हो रहा है, डाइवोर्स में है क्या, किन किन ग्राउंड पे आप डाइवोर्स ले सकते हो? अगर आपको कोई भी ग्राउंड पता है या आपको डाइवोर्स के बारे में कुछ भी पता है तो आप फटाफट से मुझे बता दो क्या होता है डाइवोर्स। देखो बताओगे तभी मुझे पता लगेगा ना, आपको नहीं पता नहीं। दोनों पति पत्नी अलग हो जाए लीगल हाँ, तरीके से। मतलब पति पत्नी साथ ना रहना चाहते हो, अलग होना चाहते हैं, हाँ, लीगल और तरीके से। अलग होता है, हाँ, तो उसे डाइवोर्स कहेंगे लीगली। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, शादी को तोड़ना है, डिसोल्यूशन करना है शादी का, उसे डाइवोर्स कहते हैं। यहाँ पे दोनों जो मैरिटल पार्टनर है वो मैरिटल रिलेशनशिप में आगे रहना नहीं चाहते, उन दोनों के लिए जो है शादी बोझ बन गई है, कड़वा सच हो गया है, वो उससे दूर होना चाहते हैं, तो ऐसे लिए जो है डाइवोर्स आ सकता है। अब आगे कौन कौन से ग्राउंड है, ऐसे थोड़ा ना आप बोल रहे हो कोर्ट जाके, भाई ग्राउंड तो बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे आप तलाक मांगने आए हो। तो शादी के तलाक के लिए जो ग्राउंड है वो पहला है एडल्ट्री, हस्बैंड या वाइफ किसी गैर पुरुष या गैर महिला से संबंध बना रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, एडल्ट्री रिलेशनशिप कर रहे हैं, घर में लाके कोई रखेल रख ली है हस्बैंड ने, तो ऐसे रिश्ते में आगे जाने का कोई फायदा नहीं। ऐसे रिश्ते को हम तुरंत खत्म करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। एडल्ट्री एक ऐसा ग्राउंड है जिसपे तलाक मिल जाता है बहुत जल्दी। क्रुएलिटी, लड़की को लड़के के घर वाले, हस्बैंड बहुत मारपीट करते हैं, नंद सास मारती है, पीटती है, परेशान करती है, खाना नहीं देती, बंद कर देती हैं, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करती हैं। ऐसी शादी में लड़की रह के क्या करेगी, बेचारी मर जाएगी। तो ऐसी शादी को कोर्ट तुरंत तलाक दे देती है। तो ये भी एक ग्राउंड है तलाक का, क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से करना। क्रुएलिटी को कितने टाइप्स की क्रुएलिटी होती है, जैसे मेंटल, फिजिकल, कौन कौन क्रुएलिटी कर सकता है, कब कब फंसाया जा सकता है। लेकिन क्रुएलिटी का भी एक चीज है, आजकल लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, लड़की तुरंत आरोप लगा देती है सास नंद के ऊपर। पहले क्या होता था, तुरंत जेल हो जाती थी, अरेस्ट वारंट इशू, जैसे ही महिला कंप्लेंट करती थी थाने में, अरेस्ट वारंट, सास को भी ले जाएंगे, ससुर को भी ले जाएंगे, नंद को भी ले जाएंगे, चाहे वो शादीशुदा नंद क्यों ना, घर में आती ही क्यों ना हो, उसका नाम लिखवा दिया, उसको भी अरेस्ट। लेकिन अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका शक हो गया है कि महिला इसका मिसयूज करती है, इसलिए आप अरेस्टिंग नहीं करोगे जब तक कमिश्नर और पुलिस ऑर्डर नहीं देगी, तब तक जॉइंट सीपी ऑर्डर नहीं देगा तब तक। तो इतने बड़े लोग कभी ऑर्डर देते ही नहीं, क्योंकि बाजी उन पर आ जाती है, उन पर आरोप आता है। तो इसलिए अब अरेस्टिंग बंद हो गई, अब बाउंड कर देते हैं खाली। जैसे महिला कंप्लेंट देती है थाने में, तुरंत बुलाता है, जो आईओ होता है वो सबको बुलाता है, सास ससुर को, आ जाओ जी साइन कर दो। तो बाउंड कर दिया उनको। बाउंड का मतलब ये है कि आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, जब जब कोर्ट बुलाएगा, पुलिस बुलाएगी, आपको आना पड़ेगा। तो इस तरह से अरेस्टिंग बंद हो गई। पहले अरेस्टिंग होने से वकीलों की भी कमाई होती थी, एंटिसिपेटरी बेल लगाते थे वकील लोग, भाई मेरी बहू ने शिकायत कर दी कभी भी। और पुलिस वाले बड़े चालाक होते थे, वो क्या कहते थे, जैसे मान लो सुबह लड़की गई थाने में शिकायत करने, तो उस समय वो एफआईआर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी लिख के रख लेंगे, रात को 10 बजे एफआईआर रिकॉर्ड करके तुरंत चढ़ाएंगे रिकॉर्ड में और पहुंच जाएंगे 10:30 बजे अरेस्ट करने।
क्योंकि उनको पता है भाई रात को किसी शरीफ आदमी घर जाएंगे तो तुरंत पैसा ऑफर करेगा, भाई मुझे रात को कच्ची बेल कर दो, तो वो कच्ची बेल करने के पैसे ले लेंगे सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए। तो पुलिस वालों के पास भी कमाना धंधा था और वकील लोगों के पास भी था कि भाई मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई, शिकायत दे रही है बार बार थाने में, तो सर मुझे ना एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। तो वकील साहब कहते हैं हाँ जी आ जाओ कोर्ट, एंटिसिपेटरी बेल दिलवाते हैं आपको। भाई मुझे डर है मेरी बीवी शिकायत कभी भी कर सकती है और पुलिस एफआईआर लिख के मुझे अरेस्ट कर सकती है, तो जज साहब मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। जज साहब कहते हैं अच्छा ठीक है एंटिसिपेटरी बिल ले लो पर शहर छोड़ के मत जाना। अब यही काम डायरेक्ट पुलिस करने लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लोगों को मिसयूज क्यों करने दें, हम इसको डायरेक्ट बाउंड कर देते हैं, तो बाउंड वाला सिस्टम बना दिया। एक और ग्राउंड है जिसपे आप तलाक मांग सकते हो, वो है इंसैनिटी। इंसैनिटी का तो मतलब आपको पता ही है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर आपका दिमाग इस लायक ही नहीं है कि आप शादी के रिश्ते को चला सको, समझ सको, आपको सफरिंग है, इस तरह की बीमारी है मेंटल डिसऑर्डर की, तो आपको शादी में रहने का कोई अधिकार नहीं, तलाक हो जाएगा। लेप्रोसी, आपको कोई स्किन डिसीज है जैसे कोड़ वगैरह हो गया आपको, तो कोड़ी के साथ कौन रहेगा, तो भाई तलाक चाहिए। आपको कोई वनरेबल डिसीज है, वनरेबल डिसीज का मतलब है कि आपको कम्युनिकेबल डिसीज है, साथ रहने से फैल सकती है, एड्स हो गया, कोविड-19 हो गया, इस तरह से। अगर हस्बैंड ने साधु सन्यासी बन गया, रेनुन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड, महात्मा बन गया, अब महात्मा के साथ कौन रहेगा, महात्मा के साथ तो कोई रहता ही नहीं, तो ऐसी औरत तलाक मांग सकती है। प्रिजम्पशन ऑफ दैट, हस्बैंड चला गया घर छोड़ के 7 साल तक उसकी कोई खबर ही नहीं आई, तो जिसकी 7 साल तक खबर नहीं आती कोर्ट मान लेता है कि ये व्यक्ति मर चुका है, तो वहां पर भी तलाक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो म्यूचुअल डाइवर्स का है, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग होना चाहते हैं तो 1 साल तक तो हो नहीं सकते, शादी के 1 साल तक तलाक नहीं मांग सकते, लेकिन उसके बाद आप म्यूचुअल कंसेंट से 13B में तलाक दे सकते हैं। दोनों जो है कोर्ट पहुंच जाते हैं, ज्वाइंट पिटिशन लगाते हैं, कोर्ट उनको 3 महीने में तलाक दे देती है, क्योंकि दोनों अलग होना चाहते हैं मर्जी से। डाइवोर्स पिटिशन जो है शादी के 1 साल के भीतर फाइल नहीं की जा सकती, आपको पता होना चाहिए। और डाइवोर्स पर्सन तभी रीमैरिज कर सकता है जब उसकी डिग्री, कोर्ट डिग्री इश्यू कर दे उसको, मतलब तलाक दे दे। ऐसा नहीं है कि पिटिशन लगाई और दूसरी शादी करने घोड़ी पर चढ़ गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब आपको डिसर्शन का ग्राउंड भी समझना पड़ेगा। एक ग्राउंड और है डिसर्शन, जिसके बेस पर आप तलाक ले सकते हो। जब 2 साल से हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई रिश्ता ना हो, दोनों अलग रह रहे हैं, रिश्ता मतलब वो सेक्सुअल रिलेशन ना हो, साथ ना रह रहे हो, साथ रह रहे हो सेक्स ना कर रहे हो, तो ऐसा नहीं तलाक लेने पहुंच जाएंगे, वो डिसर्शन नहीं है। अलग रहकर 2 साल से कोई रिश्ता ना हो बीच में, तो ऐसे रिश्ते के लिए तलाक एप्लीकेशन, डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। आपको ये ग्राउंड बताने पड़ेंगे किस ग्राउंड पे आप अलग रह रहे हो, क्या ग्राउंड है, और हस्बैंड आपसे क्यों नहीं मिल रहे या हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे, वाइफ क्यों नहीं आ रही, इस तरह की चीजें पूछेगी कोर्ट, उसके बेस पर भी आपको तलाक मिल सकता है। अभी जो हमारा हिंदू मैरिज है, एक सेक्रामेंटल रिलेशन है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुस्लिम मैरिज के बारे में तुरंत कह लेते हैं मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे निकाहनामा भी साइन किए जाते हैं दोनों पार्टीज के थ्रू, तो निकाहनामा पे साइन हो रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया। लेकिन हिंदू मैरिज क्या कॉन्ट्रैक्ट है या सेक्रामेंटल है, मतलब पवित्र रिश्ता है दो आत्माओं का, कैसे हिंदू धर्म में बोला गया है, वही है, या फिर ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोलना थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, किसी सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है ये। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है 7 कस्में खाते हैं ना, जो 7 फेरों के टाइम पे, उसमें एक दूसरे का साथ देने का वचन देते हैं, एक दूसरे की परेशानी समझने का, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एक दूसरे को कस्में वादे कर रहे हैं, लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहा है। तो ये एक सैक्रामेंटल ज्यादा है, मतलब एक पवित्र रिश्ता ज्यादा है जो संस्कारों से निकला है, वो रिश्ता ज्यादा है एक मैरिज। उसके अलावा अगर हम ये सक्सेशन एक्ट भी इसके अंदर आता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो सक्सेशन एक्ट क्या है, तो सक्सेशन एक्ट का मतलब है जब हम प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, जैसे पिताजी के बाद प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है, ये जनरल पता सबको पता है। लेकिन हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि जो प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी जिसको पिताजी अपॉइंट करेंगे। अब पिताजी अपॉइंट नहीं करते, बिना अपॉइंट करे उनकी डेथ हो जाती है बिना वसीयत के, तो उनकी जायदाद का क्या होगा, बेटे को थोड़ा मिल जाएगी पूरी, उनकी जायदाद उनकी बीवी में, उनके जितने भी बेटे बेटियां हैं सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि 2005 में महिला को अधिकार मिल गया है प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने। महिलाएं अब अपने जो पिताजी हैं उनकी संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। 2005 से पहले ये राइट था नहीं, महिलाओं को हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अब लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए इसको जरूर पढ़ के जाना है। लीगल हायर कौन होते हैं, तो लीगल हायर वो लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति की देनदारी, उसकी संपत्ति में हिस्सेदार होते हैं। एक केस चल रहा है कोर्ट में मिस्टर एक्स का केस,
कोर्ट केस के दौरान मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो तुरंत जो कोर्ट होगी या दूसरी पार्टी होगी उसके लीगल हायर्स को पार्टी बनाएगी। कोर्ट कहेगी भाई अब इसके लीगल हायर्स को ले आओ। तो लीगल हायर्स में वो सब लोग आते हैं जो उसके जिंदा हैं, जैसे उसकी बीवी, उसके बच्चे, बेटा बेटी दोनों, वो सारे लीगल हायर्स कहलाते हैं। लीगल हायर्स में हमारे क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, क्लास 3 हायर, क्लास 4 हायर बताए गए और एग्नेट रिलेशन और कॉग्नेट रिलेशन बताए गए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत करे मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी? अगर कोई व्यक्ति वसीयत करके मरता है तो प्रॉपर्टी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी? अगर वसीयत करके मरता है तो जिसका भी नाम वो देगा वसीयत में, बिल में, उसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर वो बिना वसीयत करे मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो वो कहते हैं डाइंग एस्टेट। इसमें अलग अलग बताया गया कि महिला मरेगी तो प्रॉपर्टी ऐसे बटेगी, पुरुष मरेगा तो प्रॉपर्टी ऐसे बटेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो बताया गया क्लास 1 हायर बताया गया जो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, जैसे बेटा बेटी, विधवा, माँ, पिताजी, ये सब डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं क्लास 1 हायर। क्लास 2 हायर वाले भी हमारे डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जैसे बेटे का बेटा पोता या पड़पोता, बेटे का बेटा नवासा या उसका बेटा, तो ये भी हमारे रिलेशन में लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ये क्लास 2 हायर है। फिर हमारे क्लास 3 होते हैं एग्नेट, जिसको कहते हैं जो खून के रिश्ते से हमें जुड़े होते हैं। जो फादर की साइड से हमारा ब्लड रिलेशन है वो एग्नेट है, जो मदर की साइड से हमारे खून के रिश्ते में जुड़े हैं वो कॉग्नेट है। तो इन सब लोगों के भी प्रॉपर्टी में हक लेना, प्रॉपर्टी में हक का अधिकार होता है। अगर क्लास 1 हायर एब्सेंस है, क्लास 2 हायर एब्सेंस है, तो फिर ये लोग प्रॉपर्टी में हिस्सा लेते हैं। अब अगर एक मेल मरता है, एक आदमी मरता है बिना किसी वसीयत के, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी से क्लास 1 हायर को जाएगी, यानी कि बीवी को, बच्चों को, लड़का लड़की को जाएगी। अगर क्लास 1 हायर में कोई नहीं है, मान लो उसने शादी ही नहीं की थी, वो मर गया, तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? क्लास 2 हायर को चले जाएगी। क्लास 2 हायर कौन है? बेटी का बेटा, बेटे का बेटा, ये तो होंगे ही नहीं जब बेटा ही नहीं है तो ये भी हट गई। फिर आ गया एग्नेट, मतलब उसके खुद के खून के, जैसे उसके पिता जिंदा है तो पिता को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या उसके कोई भाई जिंदा है तो भाइयों को प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इस तरह से क्लास 2 में जितने भी हायर्स होंगे उन सब में इक्वली बढ़ जाएगी। अगर मान लो उसका कोई ऐसा है ही नहीं, जिंदा ही नहीं, तो फिर उसकी कॉग्नेट रिलेशन देखेंगे, उसकी मदर की साइड के कोई अगर जिंदा होगा तो प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। तो ये होता है क्लास 1 पहले, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर क्लास 4। तो ये है अगर पुरुष मरता है बिना वसीयत के। अगर महिला मर जाती है बिना वसीयत के तब क्या होगा? तो महिला मरते सबसे पहला अधिकार उसकी प्रॉपर्टी पर उसके बेटे का, उसकी बेटी का, उसके हस्बैंड का होगा। फिर क्लास 2 अब की बात करें तो क्लास 2 में जो है हायर्स होंगे हस्बैंड के, मदर फादर के, हायर्स होंगे फादर के, फिर हायर्स होंगे मदर के, यानी कि इस तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारे हमने बता दी। अब एक चीज और है, अगर हम नोशनल पार्टीशन की बात करें तो ये व्हाट इज द नोशनल पार्टीशन? तो नोशनल पार्टीशन हमारे मिताक्षरा के हिसाब से बताया गया। मिताक्षरा में जैसे फॉर एग्जांपल मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है? तो उसके बच्चों का, उसकी बीवी का अधिकार है। अगर मान लो एक बच्चा है जो उस समय तो अस्तित्व में नहीं था जब एक ही मौत हो रही थी, लेकिन वो दुनिया में आ चुका था, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ के पेट में बच्चा है जो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जब वो मर रहा था तब वो था वो बच्चा, तो क्या उस बच्चे का, अनबॉर्न चाइल्ड का अधिकार है? तो डेफिनेटली उस बच्चे का भी प्रॉपर्टी में अधिकार है, क्योंकि वो उस समय मौजूद है, क्योंकि अभी वो जन्म नहीं लिया है लेकिन वो उसका अस्तित्व आ चुका है, तो उसका अस्तित्व आने से इसका हिस्सा बन जाता है। तो अनबॉर्न चाइल्ड को भी हिस्सा दिया जाता है इसके। ये नोशनल पार्टीशन में कवर होता है। इसका फेमस केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती का, जो आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका। अब पार्टीशन के बारे में क्या बोला गया मिताक्षरा के अंदर? तो मिताक्षरा के अंदर क्या बोला गया? पार्टीशन, पार्टीशन के लिए क्या बोला गया? किसी को बता देगा, बताइए क्या बोला है? इसमें बोला गया कि कोई भी अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है जो जॉइंट फैमिली की है, उसको कैसे पार्टिसिपेशन करेंगे? तो कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद बिजनेस, इसका तो बंटवारा होगा मेल मेंबर्स के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जैसे मान लो कि खाना है, घर के अंदर खाना है, कुक फूड, बना हुआ खाना है, घर के बर्तन है, घर में गार्डन है, ठीक है, गार्डन में पेड़ लगा हुआ है आम का, उसका बंटवारा कैसे होगा? तो उसका बंटवारा को पार्टनर्स के बीच में हो जाएगा, उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिताक्षरा के हिसाब से जो हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मिताक्षरा में जो विधवा होती है उसको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता, औरतों को अधिकार नहीं दिया जाता मिताक्षरा के अंदर। अगर बेटे की विधवा है तो उसको कोई अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी लेने का। ये मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया, लेकिन अभी जो हमारा हिंदू एक्ट आ गया उसके अंदर तो सबको अधिकार है प्रॉपर्टी लेने का, प्रॉपर्टी ले सकते हैं।
अब एडॉप्शन, एक वैलिड एडॉप्शन क्या होता है और कौन एक वैलिड एडॉप्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो एडॉप्शन की बात करें तो इंडियन एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है ये भी आपका इसी के साथ जुड़ा हुआ है हिंदू लॉ के साथ। हिंदू लॉ में 3 एक्ट हैं, हिंदू लॉ यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये 3 एक्ट आपके इस सब्जेक्ट में इंक्लूड है। तीनों एक्ट पे से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जर्नली। एक एक क्वेश्चन अडॉप्शन और मेंटेनेंस का तो होता ही है, और डाइवोर्स का होता है और एक मैरिज का होता है। तो 4 क्वेश्चन तो ये पेपर में आपके बनते ही बनते हैं। तो टोटल आपको जो 13 क्वेश्चन है उसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं बीएससी में, तो 8 में से 4 क्वेश्चन तो ये बनेंगे ही बनेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन बनेंगे और बाकी और भी क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर से आ जाते हैं। अब एडॉप्शन का मतलब क्या है, तो हिंदू धर्म शास्त्रों में शुरू से लिखा हुआ है कि किसी बच्चे को दत्तक पुत्र बनाया जाता है। जो झांसी की रानी ने भी तो गोद लिया था बच्चे को, और गोद लेने के बाद क्या किया झांसी की रानी ने, उस बच्चे को सिंहासन देने की कोशिश की, लेकिन उसको अंग्रेजों ने देने नहीं दिया, तो झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। तो हिंदू एडॉप्शन हमारा बहुत पुराना है और पहले से चला आ रहा है। एक व्यक्ति जिसके बच्चे नहीं होते वो व्यक्ति बच्चा गोद ले सकता है और वो उसका धर्म के हिसाब से पिता या माता बन जाता है। तो अडॉप्टेड चाइल्ड हो गया, ये कौन होता है, इसकी क्या परंपरा है, कैसे इसको किया जाता है। एक एडॉप्टेड बच्चा जिसको गोद लिया गया, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 7 में दे रखी है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जो बड़ा है, जो मेजर है, ठीक है, वो बच्चे को गोद ले सकता है। जो साउंड माइंड है, जिसका दिमाग ठीक है, वो बच्चे को गोद ले सकता है। एक व्यक्ति जो एब्सोल्यूट नेसेसरी चीजों की व्यवस्था कर सकता है, वो ले सकता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि कोई भी वाइफ अगर इनकेपेबल है अपनी कंसर्न देने के लिए, तो कंसर्न नहीं दे पाए, तो ऐसी वाइफ की कंसर्न के बिना अडॉप्शन नहीं किया जा सकता। मतलब एक व्यक्ति अकेला नहीं ले सकता गोद, उसको गोद लेने के लिए अपनी वाइफ की कंसर्न भी जरूरी है। तो मियाँ और बीवी मिलकर ही किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। अगर खाली मियाँ लेना चाहे या खाली वाइफ लेना चाहे तो कोर्ट उसकी परमिशन नहीं देती। हमारा हिंदू एडॉप्शन लॉ कहता है कि वाइफ की परमिशन जरूरी है अगर वाइफ जिंदा है तो। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, अगर मान लो एक व्यक्ति की एक से ज्यादा बीवी है, वैसे तो हिंदू लॉ में होता नहीं है, पॉसिबल नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में एक ही बीवी को वैलिड मैरिज बोला गया है। लेकिन अगर उसके एक से ज्यादा बीवी है तो क्या सभी बीवियों की मर्जी जरूरी है? तो डेफिनेटली सभी बीवियों की मर्जी जरूरी है, ऐसा लॉ में बोला गया। एक से ज्यादा बीवी है और जिंदा है तो सभी बीवियों की मर्जी से ही बच्चे को गोद ले सकता है, वरना उसको बच्चे को गोद लेना अलाउड नहीं। एक व्यक्ति जो इन सभी कंडीशन को पूरा करता है वही वैलिड एडॉप्शन कर सकता है, उसके बिना वैलिड एडॉप्शन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मेंटेनेंस वाला, जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1960, तो ये भी इसी का पार्ट है, जो चौथा पार्ट हो गया इसका हिंदू एक्ट, हिंदू लॉ का। तो 4 पार्ट हो गए हिंदू लॉ के, हिंदू मैरिज, हिंदू डाइवोर्स, हिंदू मेंटेनेंस अडॉप्शन, और एक रह गया था आपका वो हिंदू सक्सेशन, और एक ये आ गया आपका एडॉप्ट मेंटेनेंस एक्ट। वैसे ये एडॉप्शन मेंटेनेंस एक ही बात है, उसमें वही है। तो एडॉप्शन और मेंटेनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक हमारे हिंदू शास्त्र में ये बोला गया कि जो महिला है वो पुरुष के ऊपर डिपेंड रहती है, तो महिला को अपनी सारी जरूरी चीजों के लिए पुरुष से लेने का अधिकार है, वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो मेंटेनेंस कौन कौन ले सकता है? ऐसी महिला जो कोई काम ना करती है, रोजगार ना करती है, पति के ऊपर डिपेंड है, वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अगर पति क्रुएलिटी करता है, वो तलाक मांगते हैं, तलाक का केस फाइल करते हैं, तो केस का खर्चा भी ले सकती है और साथ साथ मंथली इनकम भी बनवा सकती है, पति से मंथली खर्चा लेती है। ये उसका अधिकार, जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले। जब वो दूसरी शादी कर लेगी तो उसका मेंटेनेंस का अधिकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बीवी जो रीमैरिज कर लेती है वो अधिकार नहीं देती मेंटेनेंस का, लेकिन जो बीवी दोबारा शादी नहीं करती वो अधिकार रखती है, उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। तो मेंटेनेंस एक्ट में हमें ये कवर किया गया। और मेंटेनेंस में ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या विधवा बहू जिसका पति मर चुका अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है? तो डेफिनेटली एक विधवा बहू का अधिकार है, वो पति से ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन कब ले सकती है? जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें उसके पति का अधिकार बनता हो, तब वो उसको अपने ससुर से जो है मेंटेनेंस ले सकती है। या फिर ससुर के पास इतनी इनकम हो कि वो मेंटेनेंस दे सके, यानी कि खर्चा उठा सके विधवा बहू का, तब वो मेंटेनेंस देगा। अगर ससुर के पास खुद के पास ही खाने को लाले पड़े हुए तो वो पैसा का नहीं है, तो वो कहाँ से देगा मेंटेनेंस? तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि विधवा बहू अधिकारी तो है, लेकिन कुछ परिस्थितियों को चेक करना पड़ेगा, तभी हम उसके अधिकार को होना या न होना मान पाएंगे। तो ये मैंने हिंदू लॉ के आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब डिटेल में आप इनके पॉइंट बना के एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, और कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लो एक बार। वैसे लगभग हमने सारी चीजें इसमें कवर कर दी। मुझे लग नहीं रहा आपके पास कोई क्वेश्चन है। अब आप इसको पढ़ना शुरू कर दो ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे पाओ।